हेलो नमस्कार साथियों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटी की एक और नई क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें हम मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे और जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, यह अधिकार किससे प्राप्त होता है, इन अधिकारों की क्या उपयोगिता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो चैप्टर है हमारा, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम इन वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आर हो, इन सभी एग्जामों में मौलिक अधिकार से प्रश्न आने ही आने हैं। यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक और एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझते हुए आगे चलना है। ठीक है, यह भी मौलिक अधिकार जो है ये काफी लंबा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसे 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि फंडामेंटल राइट किससे मिलता है, क्या होता है एक एक चीज। ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले हमारा है टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, पहले हमें जान लें ये अधिकार होते क्या है। ठीक, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संविधान, यहाँ पॉइंट ये है, संविधान द्वारा प्रदत्त हुए अधिकार है। मतलब एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हमें अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, कभी किसी कानून के माध्यम से या किसी और चीज के माध्यम से, लेकिन यहाँ संविधान के माध्यम से हमें कानून मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम किसी कानून को बनाएंगे तो वो कानूनी अधिकार हो जाएगा। जब हमें संविधान के तहत मिले होते हैं तो वो संवैधानिक अधिकार हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उसके संदर्भ में कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल, एथिकल और स्पिरिचुअल चारों भी चीजों के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। मतलब एक मानव के संपूर्ण विकास के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक, यह राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करता है। अधिकार जो है मौलिक अधिकार हमारा, ये राज्य से हमें आजादी प्रदान करता है। अगर सरकार मनमाना करना चाहे कुछ तो वो सरकार मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास मूल अधिकार के तहत ये अधिकार है कि हम अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकें और सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ठीक, अगला है हमारा मूल अधिकार की पृष्ठभूमि, कि मूल अधिकार कहां से आया, हमारे संविधान में और दुनिया में कैसे आया। ठीक, तो सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया। जैसे हमारे संविधान में मूल अधिकार है, उसी प्रकार सबसे पहले 1789 में फ्रांस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को स्थान दिया। ठीक है, अगला है हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। तो भारत के अंदर में जो पहली बार आया था मूल अधिकार की, कहां पे हुआ, तो ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट बना था 1928 में, उसके द्वारा मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने की मांग की गई थी, यह विचार प्रकट किया गया था। तो भारत में सबसे पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों के संदर्भ में चर्चा की गई थी। अगला है कि 1931 में कराची अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था हर साल, तो उसी में 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता, 1931 में कराची में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ठीक, तो कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तय किया था। यहाँ जो नेहरू रिपोर्ट है जवाहरलाल नेहरू नहीं, यहाँ मोतीलाल नेहरू से संबंधित होगा, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। तो 1931 में जब कराची अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे, तो कांग्रेस ने एक कानूनी घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने मूल अधिकारों के संदर्भ में मांग की थी। तो ये हुआ हमारा विश्व के और भारत के संदर्भ में पृष्ठभूमि कि भारत में कैसे मूल अधिकारों की मांग चली। ठीक है, तो मूल अधिकारों का एक टॉपिक है मूल अधिकारों का संवैधानिक उपबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवेंस। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है संविधान के भाग 3 पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35
तक मूल अधिकारों का वर्णन है। हमारा जो संविधान है उसमें भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक, अभी मैग्ना कार्टा हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। मूल अधिकार को अमेरिका के अधिकार विधेयक से लिया गया है। ठीक, ये हुआ हमारा, हमने जो मूल अधिकार लिया है वो अमेरिका के अधिकार विधेयक से लिया है। अमेरिका में किस टाइप के मूल अधिकार थे, क्या थे, कितनी संख्या में थे, वहां के नागरिकों के हिसाब से कौन से मूल अधिकार वहां के नागरिकों के लिए जरूरी थे, उसी संदर्भ में हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, वहां के अधिकार को पढ़ा और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के हिसाब से यहाँ जो भी इन्वायरमेंट था उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ के मूल अधिकारों को संविधान में समाहित किया। ठीक है, तो हमने जो लिया है वो अमेरिका के अधिकार विधेयक से लिया है, फ्रांस के नहीं, जो 1789 में फ्रांस ने संविधान में शामिल किया, लेकिन हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ठीक, ये अगला है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा का अधिकारों का एक घोषणा पत्र होता है। मैग्ना कार्टा जो होता है वो अधिकारों का एक घोषणा पत्र होता है। मैग्ना कार्टा मतलब होता है किसी मुख्य बात, किसी को अधिकार देना, उसी को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक, जिसे 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा जारी किया गया था। यह नागरिकों के अधिकारों संबंधित पहला लिखित पत्र था। जो सबसे पहला लिखित अधिकार पत्र था वो 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा जारी किया गया था। अब आप बोलेंगे सर आपने पहले बताया कि फ्रांस ने सबसे पहले मूल अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया, अभी आप बोल रहे हो कि सबसे पहले मूल अधिकारों या नागरिक अधिकारों का जो लिखित दस्तावेज है वो 1215 में इंग्लैंड के राजा के द्वारा दिया गया था वहां के नागरिकों को। ठीक है, दोनों बात में एक सूक्ष्म डिफरेंस है, बहुत माइक्रो डिफरेंस है कि जो फ्रांस में था, फ्रांस में वो संविधान में किया गया था, फ्रांस में संविधान में दिया गया, जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है। लेकिन जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है ये संविधान में ना होकर ये लिखित दस्तावेज है, लिखित पत्र या दस्तावेज है। अगर संविधान आता है तो आप फ्रांस को टिक करेंगे जो 1798 में बना, और जब अगर लिखित दस्तावेज आता है तो ये आप लगाएंगे इंग्लैंड का। ठीक है, दोनों में मूल डिफरेंस ये है कि 1789 में फ्रांस में संविधान में किया गया था, जबकि ब्रिटेन में लिखित दस्तावेज के रूप में 1215 में नागरिक अधिकारों को घोषणा की गई। नागरिक अधिकारों को, मूल अधिकारों को नहीं, नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये हुआ। अगला है हमारा, संविधान में कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध हैं। ठीक, और कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। हमने नागरिकता पढ़ते समय ये पढ़ा था कि भारत में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक विदेशी, एक नागरिक और एक विदेशी। तो इसी प्रकार हमारे मूल अधिकार में भी सिर्फ नागरिकों को कुछ मूल अधिकार में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक, अगला है, यह असीमित नहीं है, मूल अधिकार असीमित नहीं है कि अगर आपको किसी चीज का, जैसे आपको मान लीजिए बोलने का अधिकार है, तो आपको ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे, असीमित, उस पर जो रोक है वो हम पढ़ेंगे सारी चीजें क्या है, कैसे है। ठीक है, एक चीज, राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ये युक्त प्रतिबंध क्या होते हैं मैं आर्टिकल पढ़ाते समय वहां पे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अगला है हमारा कि हालांकि यह कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। यह सीमित नहीं है, राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ये जो युक्त प्रतिबंध है इसी की न्यायालय जांच करेगा कि आपने जो प्रतिबंध लगाए हैं सरकार के माध्यम से नागरिकों के मूल अधिकार पर जो भी युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या वह कानूनी रूप से सही है या नहीं। अगर सही है तो वो युक्त प्रतिबंध बना रहेगा, अगर नहीं सही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगी, मूल अधिकारों को फिर से बहाली कर देगी। ठीक है,
अगला है, इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है क्योंकि इसमें बहुत से अधिकार राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि नकारात्मक मतलब होता है उसका गुण। यहाँ इसके नकारात्मक मतलब ये नहीं कि उसको हम पढ़ें तो ये लगे कि हाँ ये चीज नकारात्मक संदर्भ में लिया गया, नहीं, इसका भाव जो निकल के आता है, भाव जो उसकी निकल के आती है वो नकारात्मक होती है। जैसे बोला जाता है सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं करेगी, ठीक, नहीं करेगी, मतलब सरकार को मनाही करती है कि आप नागरिकों के संदर्भ में जो चीज सही है वो करेंगे, जो चीज सही नहीं है उसको आप नहीं करेंगे। तो ये हो गया उसका भाव की नकारात्मक है, ना कि इसका गुण। ठीक है, अगला है हमारा मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, किंतु उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। ये दोनों टॉप पॉइंट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा हुआ कि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो जब भी आए तो आपको हमेशा नकारात्मक ही लगाना है। ठीक, तो मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, किंतु उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। मूल अधिकार जो हैं ये जो व्यक्ति को मिले हैं ये केवल राज्य के लिए हैं या निजी व्यक्ति दोनों के लिए है? तो इसमें है दोनों व्यक्ति के लिए। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल राज्य के उस पर ये है, कुछ वैसे मूल अधिकार हैं जो निजी व्यक्ति के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं तो मुझे किन आधार पर नौकरियों पर रखा जाएगा, किन नहीं आधार पर, अगर इस आधार पर भेदभाव के आधार पर अगर हमें रखा जाता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट जाकर केस कर सकते हैं। ठीक, ऐसे बहुत से आर्टिकल मूल अधिकारों में जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्राप्त है। लेकिन जितने भी मूल अधिकार हैं वो उनमें राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। हमें जितने भी हमारा 12 से 35 तक है मूल अधिकार, 12 से 35, इसके अगर उल्लंघन होता है तो हम सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिसमें केवल हम निजी व्यक्ति के खिलाफ ही जाके केस कर सकते हैं, सभी मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं। अगला है, हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को इस सूची से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिए गए। जब हमारा संविधान बना तो उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, जिसमें से हमने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का एक अधिकार होता था जिसको हम भाग 12 में ले जाकर अनुच्छेद 300A के तहत समाहित कर दिए। ठीक है, जिसको हमने एक कानूनी अधिकार बना दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो ये एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। यूपीपी से सारों में भी आ चुका है। मूल अधिकार की प्रकृति न्यायोचित है। मैंने बताया कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रस्तावना में ऐसा नहीं था कि प्रस्तावना का उल्लंघन होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं। इसका उल्लंघन होने पर आप व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है। उच्चतम न्यायालय कहता है कि मैं मूल अधिकारों की गारंटी लेता हूं और इस गारंटी के माध्यम से मैं व्यक्तियों के या नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षण करूंगा। ठीक, क्योंकि उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार का संरक्षक व भारत के संविधान का अभिभावक या गार्जियन, GURDIAN, ठीक, गार्जियन माना जाता है। उच्चतम न्यायालय कहता है मैं संविधान का अभिभावक एवं मूल अधिकार का संरक्षक हूं, इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके उल्लंघन में मूल अधिकारों का संरक्षण करूंगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह अस्थायी नहीं है, विशेष परिस्थितियों में संसद इनमें कटौती कर सकती है। मूल अधिकार क्या हुआ, जब हमारे संविधान निर्माण कर रहे तो मूल अधिकारों के संदर्भ में चर्चा की गई कि क्या मूल अधिकारों को हमेशा एक समान बनाए रखा जाना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा हाँ, बहुत से लोगों ने कहा ना, लेकिन एक 20 की सहमति बनी कि हम मूल अधिकारों को कुछ विशेष परिस्थितियों में अस्थायी बना देते हैं। जैसे आपातकाल के संदर्भ में, अगर हमारे देश पे किसी देश ने युद्ध कर दिया है और हमारे यहाँ आपातकाल लागू है तो आपके कुछ मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे।
क्योंकि आप, अगर आपका मूल अधिकार चालू रहेगा तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो सरकार के खिलाफ। पर कुछ समय, उस टाइम ऐसा रहेगा कि आपको कुछ मूल अधिकारों को सरकार क्या करते हैं, निलंबित कर देगी। ठीक है, लेकिन जैसे आपातकाल खत्म होता है, आपका मूल अधिकार फिर से होता है लागू हो जाएगा। अब जैसे आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत दी गई। अगर हम मूल अधिकारों को निलंबित करते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति करेगा, और वो भी 359 के तहत, 359 के तहत। ठीक है, अगला अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में होने तो मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित। जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 358 के तहत, 358 के तहत 19 वहां के व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में जितने मूल अधिकार हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपातकाल खत्म होगा ये स्वतः फिर से लागू हो जाएंगे। इसलिए आपातकाल के संदर्भ में आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होता है, स्वतः लागू होता है। ठीक है, एक मिनट। अगला है हमारा 44वें संविधान संशोधन। ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी फंडामेंटल राइट्स का बेसिक पढ़ रहे हैं अच्छे से, क्योंकि यहां से भी काफी बार प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए मैं वो सारे पॉइंट्स लेके आया हूं, इससे आपके प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद जो 20 है और 21 ये व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये प्राण एवं देह स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं। ठीक, तो उनके संदर्भ में क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होंगे। ठीक, किसी भी स्थिति में ये परमानेंट है, मतलब ये अस्थाई है। अगर पूछा जाए कौन सा आर्टिकल अस्थाई है तो ये 20 और 21 होगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई एजेंसी जो राज्य की संस्था में काम कर रही है, राज्य की संस्था के साथ काम कर रही है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में होगी। इसका मतलब है कि वह सभी इकाइयां जिसमें सरकार का 1% भी इन्वेस्टमेंट है या हिस्सेदारी है तो वो राज्य के अंतर्गत संस्था आएगी, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। प्राइवेट है अगर उसमें सरकार की हिस्सेदारी है तो वो राज्य आर्टिकल 12 के तहत राज्य के अर्थ में आएगी। ठीक है, ये समझ गए कि अगर पूछा जाए कि कोई किसी कंपनी का नाम दे दिया, जैसे भेल, सेल, ओएनजीसी, जियो, इनमें से बताइए कौन सी प्राइवेट मतलब कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो ये हो जाएगी जियो, क्योंकि इन सब में सरकार का स्वामित्व है। ये सब आर्टिकल 12 के तहत आएंगी, आर्टिकल 12 के तहत आएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए जिसमें भी सरकार की हिस्सेदारी होगी वो सभी आर्टिकल 12 के तहत राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। इसका अर्थ है कि मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा की योग्य या शक्ति न्यायालय के अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। ये किसी भी विधि या कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं अगर उन विधियां या कानून मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। ये समझने वाला पॉइंट है, हम इसको अच्छे से समझाते हैं आपको। ठीक, इसमें कहा गया है, आर्टिकल 13 की बात की गई। आर्टिकल 13 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि सरकार जो भी कानून बनाए अगर उस कानून से मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 13 कहता है कि हम उस विधि को शून्य पूरा खत्म कर देंगे या शून्य या अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है कि कानून के उस प्रावधान को
कानून के उस प्रावधान को सॉरी शून्य या अल्पीकरण, शून्य मतलब है तो पूरा खत्म, पूरा कानून रद्द कर देगा, खत्म कर रद्द कर देंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अल्पीकरण से तात्पर्य होता है कि उन कानून का कुछ हिस्सा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक, जिसके तहत ये केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है वो कुछ कानून के उस हिस्से को कर देगी रद्द जिसके माध्यम से मूल अधिकारों को हनन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। और ये जो करेंगे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। ये 226 के तहत जो करते हैं ये कानूनी अधिकार कहते हैं, वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक हैं पर मौलिक नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, सॉरी ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान में वर्णित है इसलिए संवैधानिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत मना नहीं कर सकती कि हम आपका केस रजिस्टर नहीं करें, लेकिन हाई कोर्ट 226 के तहत ये मना कर सकती है कि हम आपके केस को रजिस्टर नहीं करेंगे, आपका मूल अधिकार हनन हुआ हो या नहीं हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। ठीक, अगला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के आधार पर वर्तमान में संसद को मूल अधिकारों को संशोधन की शक्ति दी गई है। इसी बात में भारतीय संविधान में मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा को प्रतिपादित किया गया। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में कहा कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, पूर्ण शक्ति है मूल अधिकारों में, वो पूरी तरह से संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। ठीक, लेकिन उन्होंने कहा कि 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और बताया संसद जब भी मूल अधिकारों में संशोधन करेगी तो मूल ढांचे के सिद्धांत का हनन नहीं होना चाहिए। अगर मूल ढांचे के सिद्धांत का हनन होता है तो हम आपके कानून को रद्द कर देंगे, पूर्ण रूप से, वहां अल्पीकरण नहीं चलेगा, वहां पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट का हमारा ये मतलब था। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसका है मूल अधिकार। इसमें 6 प्रकार के मूल अधिकार पाए जाते हैं जो मैंने बताया। पहला हमारा मूल अधिकार है वो क्षमता का अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक होता है। तो पहला है आर्टिकल 14, विधि के समझ समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ठीक, हम पढ़ते हैं विधि के समझ समता, क्षमता नहीं होगा समता होगा। समता का अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार को अनुपस्थिति, अर्थात विधि के सभी व्यक्ति समान है। आर्टिकल 14 का जो पहला पॉइंट है विधि के समक्ष समता, तो उसके तहत है कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे, कोई ऊंच नीचे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। ठीक है, अगला है हमारा विधि के समान संरक्षण का अर्थ है कि बिना भेदभाव समान स्थिति में समान व्यवहार किया जाए, किंतु स्थिति असमान होने पर असमान व्यवहार भी किया जा सकता है। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर आप दो लोग एक ही बराबरी पे हो तो आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगर आप ऊंच नीच हो, थोड़ा एग्जांपल देकर समझाएंगे कैसे। आप ऊंच नीच हो तो आपके साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। जैसे जब हम किसी भी जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें कई कैटेगरियां होती हैं, ओबीसी, एसटी, जनरल, पीएच, ईडब्ल्यूएस, हर तरीके। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर आप की स्थिति सामान्य नहीं है तो आपके साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। तो वही है, हम जब फॉर्म भरते हैं तो हमें कैटेगरियां मिलती हैं, हमारी स्थिति सामान्य नहीं है इसलिए हमारे साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जिसमें समता के कुछ अपवाद दिए गए हैं। समता जो ये है, समता विधि के समझ समता, विधि के समझ क्षमता, तो उसके अंदर कुछ अपवाद दिए गए कि इनके संदर्भ में ये विधि लागू नहीं होगी। ठीक, इसमें राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, संसद एवं राज्य विधान सभा नहीं होगा, विधानमंडल होगा, विधानमंडल के सदस्यों, इनको विधि की समझ क्षमता से थोड़ा छोड़ दिया गया है। ठीक है, इत्यादि। अगला है हमारा आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 में राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश
लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह प्रावधान राज्य में व्यक्ति दोनों के भेदभाव के विरुद्ध भेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है। आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार नागरिकों के प्रति केवल मूल वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, किंतु अन्य के अलावा भेदभाव किया जा सकता है, भेदभाव हो सकता है। जैसे हम जब फॉर्म भरते हैं तो उस आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी का भेदभाव नहीं किया जाता, वो ये सभी को समान रूप से एक समान लेने के लिए ये चीजें की गई है। ठीक है। हाँ, और फिर आगे यह प्रावधान राज्य में व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। नागरिकों को यह अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। जो मैंने ऊपर बताया था कि कुछ मूल अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्राप्त हैं। जैसे अगर कोई कंपनी आपको इन आधारों पर जॉब नहीं देती है तो आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हो, या सरकार इन आधारों पर आपको जॉब नहीं देती है तो आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हो। ठीक। अगला हमारा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब अगर सरकार सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान व्यवहार करेगी। ठीक, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगी, अवसर उपलब्ध कराएगी। ठीक है। यह राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। इसमें निजी व्यक्ति नहीं, केवल राज्य। ठीक। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसके आचरण निषिद्ध होगा, ठीक, निषिद्ध करता है। इसी संदर्भ में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। ठीक। आर्टिकल 17 कहता है कि भारत में अछूत नहीं होगा। अगर कोई इस अछूत जैसे संबंधित चीजों को करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके संदर्भ में संसद ने क्या किया कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था। ठीक। कभी कभी पूछा जाता है अस्पृश्यता को संविधान में या कानून में परिभाषित किया गया या नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह है कि संविधान हो या कानून, कहीं भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होगा, किस प्रकार छूने से अस्पृश्यता मानी जाएगी। ठीक। अगला है हमारा अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसमें 4 प्रावधान है। पहला प्रावधान है, यह निषेध करता है कि राज्य सेवा या विद्या संबंधी सम्मान के लिए सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य जो है सेवा या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो समाज सेवा करता है या कोई व्यक्ति उच्च स्तर की डिग्री हासिल कर लेता है, जो जिसे हम डॉक्टर लगाते हैं, वो लोग पीएचडी कर लेते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, तो वो एक सम्मान है, वो एक सम्मान है। सेवा के संदर्भ में देखें तो हमें बहुत से लोग खेल के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिसको पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारी अवार्ड्स मिलते हैं, तो उनको सेवा के रूप में हम मानते हैं। जो भी हमें हमारे समाज में सेवारत हैं, एनजीओ हैं या कोई व्यक्ति खुद के स्तर पर करता है, तो उनको जैसे पद्मश्री है, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब सेवा के रूप, भारत रत्न, ये सब सेवा के रूप में दिए जाने वाले सम्मान है, ना कि उपाधि। तो ये निषेध करता है कि कोई भी व्यक्ति या मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं करे। जैसे हमारे यहाँ पहले महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी गई, ऐसे बहुत से लोगों को, जैसे चंद्रशेखर आजाद को हमने भगत को दे दिया, शहीद का उपाधि। ठीक इसी प्रकार राज्य भी किसी को उपाधि नहीं देगा। अगला हमारा आर्टिकल 18 का निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राष्ट्रीय उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। जो भी भारतीय नागरिक है वो किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। अगला है, कोई भी विदेशी राज्य के अधीन, कोई भी विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करता है,
करते हुए किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी विदेशी जो भारत के अंतर्गत सेवा में है, अगर कोई मान लीजिए कोई फॉरेन का व्यक्ति हो कि भारत सरकार में कार्यरत है, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राष्ट्र से उपाधि नहीं लेगा। अगर राष्ट्रपति कहता है कि हाँ आप ले सकते हो तो आप ले लीजिए, ठीक है। चौथा है हमारा, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति। लाभ राज्य के अधीन मतलब सरकार के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। पहले हमने पढ़ा कि विदेशी व्यक्ति अगर राज्य में सेवारत है, अब भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद दिया जाता है तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मूल अधिकार के संदर्भ में हमने बेसिक पढ़ लिया सारा। उसकी मूल अधिकार क्या होता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसकी प्रकृति क्या होती है, सारी चीजों को बेसिक को अच्छे से कर लिया। वहां जो भी क्वेश्चन बनेंगे अब आपके छूटेंगे नहीं। उसके बाद मैंने पहला अधिकार पढ़ा, हमने पहला अधिकार पढ़ा समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक का, ठीक। आगे हम आर्टिकल 19 से लेके आगे आर्टिकल 35 तक लेके आएंगे। अगले वीडियो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी की वीडियो बहुत पसंद आएगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।